Fourth very important result is that if you if you use if we use the usual if we use the usual testing procedures despite heteroscedasticity then the conclusions which we make may be then the conclusions which we make may be very misleading. So what does this statement say कि अगर आपके डेटा में हेटेरोस्केडास्टिसिटी है लेकिन आपने जो इसको रेमेडी नहीं की और आपने यूजुअल अपनी टेस्टिंग प्रोसीजर्स, तो टेस्टिंग बेसिकली मीन्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स लगाए, देन द कंक्लूजन मे बी वेरी मिसलीडिंग. Why? Because see आपके जो टेस्टिंग प्रोसीजर में, so if we use P stat, so you have beta 2 hat minus beta 2 upon standard error of beta 2 hat. ठीक है. अब standard error of beta 2 hat so basically comes from variance. So variance of beta 2 hat, अगर आपका 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल है तो वेरियंस इज सिग्मा स्क्वायर बाय समेशन xi स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर तो अवेलेबल नहीं होता बिकॉज ये पॉपुलेशन वेरिएंस है, तो हम इसको एस्टिमेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला सिग्मा हैट स्क्वायर विच इज समेशन ui हैट स्क्वायर अपॉन n माइनस 2. ठीक है. नाउ expected value of sigma hat square is equal to sigma square only if variance is homoscedastic. मतलब ये हम तभी यूज कर सकते हैं कि आप सिग्मा स्क्वायर को रिप्लेस कर लो बाय सिग्मा हैट स्क्वायर ओनली इफ योर वेरिएंस इज होमोस्केडास्टिक, क्योंकि तभी जो है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब तभी वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का. बट इन केस ऑफ heteroscedastic variance, obviously your expected value of sigma hat square is not equal to sigma I square, because ये अलग है ना, ये तो चेंज हो रहा है हर एक के साथ. तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप यूजुअल टी टेस्ट जो है अगर आप यूज करोगे तो वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाएंगे. ठीक है. तो इसलिए अगर आप हेटेरोस्केडास्टिसिटी को रिमूव नहीं करते हो देन योर यूजुअल टी टेस्ट माइट बी मिसलीडिंग बिकॉज दे यूज द फॉर्मूला, they use the concept of sigma hat square, or sigma hat square is a biased estimator. Sigma hat square is a biased estimator of sigma square which is your population variance when there is heteroscedasticity in the data. When there is heteroscedasticity in the data. So these are the consequences of running OLS when there is heteroscedasticity in your data. Now how do you detect heteroscedasticity? Now the next topic is detection of heteroscedasticity. So first is nature of data. कि अगर आपका जो डेटा है क्रॉस सेक्शनल डेटा ही है तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी में बी अ रूल रादर देन एक्सेप्शन, की मतलब उस डेटा में हेटेरोस्केडास्टिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो इन एनी क्रॉस सेक्शनल डेटा heteroscedasticity may be a rule rather than an exception. In any cross-sectional data,
हेटेरोस्केडास्टिसिटी मे बी अ रूल रादर देन एक्सेप्शन, की मतलब उसमें तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कम क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट्स में ही होता है जनरली, ज़्यादातर डेटा क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट में, बिकॉज यू आर डीलिंग विद डिफरेंट यूनिट्स, तो उसमें हेटेरोस्केडास्टिसिटी होना की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. सेकेंड इज ग्राफिकल. Second way of detecting is graphical examination. Graphical examination of residuals. Graphical examination of residuals. Now, so when we say heteroscedasticity, so what do we mean by heteroscedasticity? That variance of UI conditional xi, variance of UI conditional xi is equal to sigma square I. इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है. तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आपका एक्स चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपकी वेरिएंस जो है चेंज हो रही है. ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेरिएंस चेंज हो रही है. तो इफ योर वेरिएंस ऑफ यूआई कंडीशनल एक्सआई इज अ फंक्शन ऑफ एक्सआई, वेरिएंस ऑफ यूआई कंडीशनल एक्सआई इज अ फंक्शन ऑफ एक्सआई, की वेरिएंस यूआई की एक्सआई के साथ चेंज हो रही है, देन इट इंडिकेट हेटेरोस्केडास्टिसिटी, कि भाई अगर वो वेरिएंस जो है एक्स का फंक्शन है, मतलब वो एक्स के साथ चेंज हो रही है, तो इट इंडिकेट हेटेरोस्केडास्टिसिटी. ठीक है. नाउ सो एंड वी आल्सो नो दैट वेरिएंस ऑफ यूआई कंडीशनल एक्सआई इट इज आल्सो इक्वल टू ई ऑफ यूआई स्क्वायर, शुरू में प्रूव कराया था, विच आल्सो कंडीशनल एक्सआई इज अ फंक्शन ऑफ एक्सआई. ठीक है. तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको अपनी डेटा के लिए चेक करना है कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी है कि नहीं, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट रन द रिग्रेशन. ना अब आपने जब आपने सैंपल डेटा ऑब्जर्व किया तो आपको तो यूआई नहीं मिलेगा ना, यूआई तो पॉपुलेशन के लिए होता है, बट हम इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यूआई हैट से. ठीक है, हम इसको यूआई का सबसे बढ़िया प्रॉक्सी क्या होगा, यूआई हैट जो सैंपल में आपका रेसिडुअल आया. ठीक है. तो रन द रिग्रेशन, आपने रिग्रेशन रन कर लिया, या आप बिना, आपको अभी पता नहीं है हेटेरोस्केडासिटी है कि नहीं, आपने रिग्रेशन रन कर लिया. obtain the residuals. ठीक है, ui hat. ठीक है, then obtain the squared residuals, which is your ui hat square. ठीक है. next is why, because हम ये कह रहे हैं ना कि दैट ई ऑफ यू आई स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आई. ठीक है. तो आप ई ऑफ यू आई स्क्वायर बोल दो, या बोल दो कि ई इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. अब आपके पास तो जो है और गिवन एक्स एक ही यू आई स्क्वायर आएगा. जैसे एक्स 100 है तो आपके पास एक ही यू आई हैट आएगा, तो एक ही यू आई हैट स्क्वायर आएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज दैट वैल्यू ओनली. तो आपने क्या करना है, तो obtain the squared residuals. तो आपने squared residuals obtain किए. next is plot ui hat square against xi. plot ui hat square against xi. so basically यहाँ पर आपकी xi की वैल्यूज हैं और यहाँ आप अपने ui hat square को प्लॉट कर रहे हो. यहाँ अपने ui hat square को प्लॉट कर रहे हो. ठीक है. if the graph suggests that ui hat square are some function of xi, if the graph suggests that ui hat square are some function of xi, then there might be an issue of, then there might be a problem of heteroskedasticity in the data. Then there might be a problem of heteroskedasticity in the data. कि अगर आपको अपने जो आपके जो रेसिडुअल स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स हैं, ठीक है, वो लग रहे हैं कि वो xi का कुछ फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे xi चेंज हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है, तो देन इट इंडिकेट्स दैट देयर माइट बी हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन द डेटा. नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द ग्राफ एंड लेट अस सी कि इसमें हेटेरोस्केडास्टिसिटी है कि नहीं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है यहाँ xi और यहाँ ui हैट स्क्वायर का डेटा प्लॉट किया, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा डेटा आया.
ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे xi चेंज हो रहा है ui hat square चेंज नहीं हो रहे हैं, ui hat square आर नॉट अ फंक्शन ऑफ xi, so in this case there is no heteroscedasticity. In this case there is no heteroscedasticity. ठीक है, सेकेंड कुड बी कि अगर आपका ग्राफ ऐसे आया, तो एज यू कैन सी कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे ui hat square चेंज हो रहा है, वो उसका लीनियर फंक्शन लग रहे हैं. सो इन दिस केस देयर इज heteroscedasticity because there is a relationship between ui hat square and xi. ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ आया, तो सपोज ऐसा ग्राफ आया, तो इसमें भी जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका ui hat square चेंज हो रहा है. एंड ये बेसिकली दिस represents there might be a quadratic relationship. There might be a quadratic relationship, which means there is a relationship, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, अगर ui hat square x के साथ चेंज हो रहा है तो आपका हेट्रोस्केडास्टिसिटी है, तो देयर इज हेट्रोस्केडास्टिसिटी. ठीक है, एंड फोर्थ है कि सपोज सॉरी xi ui hat square कुछ ऐसा डेटा आया, तो ये भी एक तरीके का हुआ कि क्वाड्रेटिक रिलेशन है. तो रिलेशन है इसका मतलब देयर इज हेट्रोस्केडास्टिसिटी, देयर इज हेट्रोस्केडास्टिसिटी. तो अगर x के चेंज होने से कोई स्पेसिफिक रिलेशन, x के चेंज होने से आपका जो है ui hat square चेंज हो रहा है, दैट मीन्स there is some relationship between ui hat square and xi. तो x के चेंज होने से आपकी वेरिएंस चेंज हो रही है, so there is heteroscedasticity in your data. ठीक है, now the third test is Park test. ठीक है, so Park is the name of an econometrician. तो Park ने क्या किया, Park formalizes the graphical method. Park formalizes the graphical method by suggesting that your sigma I square, which is your population variance, is some function of the explanatory variable xi. It is some function of the explanatory variable xi. भाई हम यही कह रहे हैं ना कि heteroscedasticity तब होगा when your population variance changes with the change in the explanatory variable. ठीक है, उसने क्या किया, उसने इस मेथड को फॉर्मलाइज कर दिया. ग्राफिकल का भी कॉन्सेप्ट वही है, उसने इसको फॉर्मलाइज कर दिया, बस ज़्यादा मैथमेटिकल इसको तरीके से प्रेजेंट किया. एंड द फंक्शनल फॉर्म he suggested is that you take sigma I square to be sigma square xi beta e vi. ठीक है, उसने पर्टिकुलर फंक्शनल फॉर्म लेने को कही where sigma I square is a function of xi. ठीक है, so you can take log on both sides. So ln sigma I square is equals to ln sigma square plus beta ln xi plus vi ln e. So it will be only vi. ठीक है, it will be only vi. Now अब बेसिकली हम रिग्रेशन रन करेंगे तो हमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ये है और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही है, xi है. ठीक है, ln xi है, बट ये तो जनरली अननोन होता है बिकॉज दिस इज पॉपुलेशन वेरिएंस. सिंस sigma I square is generally unknown, Park suggests using ui hat square as a proxy, and running the regression. तो आपने क्या किया, सिग्मा I स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया ln ui hat square से,
ln ui hat square, it is ln sigma square plus बीटा ln xi प्लस vi। ठीक है, अब ln सिग्मा स्क्वायर क्या है? ln सिग्मा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मतलब आपका इंटरसेप्ट टर्म है, आपका इंटरसेप्ट टर्म है, तो मैं इसको अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ। तो ln ui hat square इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ln xi प्लस vi। तो बेसिकली आपने कुछ नहीं करना, आपने एक बार जो है अपना ओरिजिनल आपका y वेरिएबल है, आपका x वेरिएबल है, आपने रिग्रेशन रन कर दिया। तो ये हेटेरोस्केडास्टिसिटी का टेस्ट पोस्ट रिग्रेशन, जब आपने रन कर दिया अब उसके बाद क्या करोगे? फिर आप ui हैट ऑब्टेन करोगे, फिर उनका स्क्वायर करोगे, फिर उनका लॉग लोगे। ठीक है, अब आपने एक नया रिग्रेशन रन करना है वेयर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ln ui हैट स्क्वायर एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ln xi। ठीक है, वो आपने रिग्रेशन रन करना है, तो वो ये रिग्रेशन आएगा, वो ये रिग्रेशन आएगा। ठीक है, तो अब इस केस में वी हैव टू चेक द हाइपोथेसिस। तो रिग्रेशन जो नया रिग्रेशन है, so this is ln ui hat square is equals to अल्फा प्लस बीटा ln xi प्लस vi। ठीक है, तो ये नया रिग्रेशन जब हम रन करेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा की कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, now we have to do hypothesis testing in this way. So null hypothesis is that beta is equals to 0 and alternate hypothesis is beta is not equal to 0. So what do we mean by that beta is equals to 0? Beta is equals to 0 का मतलब है कि ln xi का कोई इम्पैक्ट नहीं है ui hat square पे, यानी कि x और ui hat square में कोई रिलेशन, x के चेंज होने से ui hat square चेंज नहीं हो रहा। तो बीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है देयर इज नो हेटेरोस्केडास्टिसिटी। एंड अगर आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे कि देयर इज हेटेरोस्केडास्टिसिटी। ठीक है, तो आपने अपना यूजुअल टी टेस्ट रन करना है। अगर आप नल को रिजेक्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि x के चेंज होने से आपका ui हैट स्क्वायर चेंज हो रहा है, विच मीन्स आपकी वेरिएंस चेंज हो रही है। अदरवाइज हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं है, हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल जो आपकी बुक में है। सपोज yi is equals to beta 1 plus beta 2 xi plus ui. This is the original model where yi is the average wages per worker, average wages per worker across different industry groups, average wages per worker across different industry groups, and xi is average labor productivity, and xi is average labor productivity। ठीक है, तो बेसिकली हम रिग्रेस कर रहे हैं वेजेस को ऑन प्रोडक्टिविटी, वेजेस को ऑन प्रोडक्टिविटी की वेजेस आर अ फंक्शन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी को हमने रिग्रेस कर रहे हैं। तो यानी कि आपके पास y डेटा है, आपके पास x डेटा है, तो अभी आपको कुछ नहीं पता हेटेरोस्केडास्टिसिटी है कि नहीं है, आपने बस अपना रिग्रेशन रन कर दिया, आपने अपना रिग्रेशन रन कर दिया। तो रिग्रेशन रन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया दैट y हैट इज इक्वल टू 1597 प्लस 0.05 xi, 1.1597 प्लस 0.05 xi। इनके स्टैंडर्ड एरर्स हैं, इनके स्टैंडर्ड एरर्स हैं 8601.49 एंड 0.01। ये स्टैंडर्ड एरर से हमने t कैलकुलेट किया। t क्या होता है? हाउ डू कैलकुलेट t? ये आपने हर कोफिशिएंट को उसके स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर दिया, आप कैसे देख सकते हो? तो ये आएगा 0.19 और इस केस में क्या आएगा? ये आएगा आपका 4.05 कुछ आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये 4.05 आ रहा है और इसका इस रिग्रेशन का आर स्क्वायर आ रहा है 0.6458, इस रिग्रेशन का आर स्क्वायर आ रहा है 0.6458। ठीक है, अब आपने क्या चेक करना है? सपोज इसके सिर्फ अभी मैं इसी रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी है कि नहीं हमें नहीं पता, हमने रिग्रेशन रन कर दिया। So this is my beta 2 hat. This is my beta 2 hat. So my null hypothesis is that beta 2 is equals to 0 and my alternate hypothesis is that beta 2 is not equal to 0. ठीक है, तो t कैलकुलेटेड कितना आया? t कैलकुलेटेड आया 4.05। ठीक है, t क्रिटिकल आप किस पे चेक करोगे? आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n पे चेक करना पड़ेगा।
So you always check for alpha and n minus 2 degrees of you check for alpha and n minus 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से आप इसको चेक करते हो, ठीक है। n minus 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से आप इसको चेक करोगे। तो आप टेबल से चेक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू, बट एक जो जनरल एक रूल होता है कि अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो आप सिर्फ 2 से भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप टी की टेबल में देखोगे तो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यूज टू पॉइंट समथिंग 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 ही होंगी, ठीक है। तो आप जनरली हम इसको जो है 2T रूल ऑफ थंब भी बोलते हैं कि आपने 2 से ही क्रिटिकल टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू 2 से बड़ी है तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स कि जो प्रोडक्टिविटी का कोफिशिएंट है it seems to be significant, so productivity has a significant impact on wages. Productivity seems to have a significant impact on wages, ठीक है। ये कंक्लूजन आया, बट ये कंक्लूजन जब हमने निकाला तो अब हमें पता नहीं कि हमारे मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी है कि नहीं है। नाउ वी हैव टू चेक फॉर हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन आवर मॉडल, क्योंकि अगर हेटेरोस्केडास्टिसिटी है तो दिस कंक्लूजन माइट बी रॉन्ग, So how do we check for heteroscedasticity? आपको पहले हमेशा यही रखना है, पहले रिग्रेशन रन होगा ओरिजिनल, तब आप हेटेरोस्केडास्टिसिटी चेक कर पाओगे। Why? Because हेटेरोस्केडास्टिसिटी चेक करने के लिए यू नीड रेसिडुअल्स, ठीक है। तो आपने अभी जो रिग्रेशन रन किया उस रिग्रेशन का ये रिजल्ट आया, अब आप क्या करोगे? तो यू हैव y वैल्यूज, यू हैव x वैल्यूज, आपके पास yi हैट वैल्यू आप निकालोगे हर एक x डाल के इस इक्वेशन में, तो आपको ui हैट मिल जाएगा विच वुड बी yi माइनस yi हैट। फिर आपने इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, और फिर आपने जो है ln ui हैट स्क्वायर लेना, उसका लॉग लेना और x का भी लॉग लेना है, बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म विच पार्क हैड सजेस्टेड। अब आपने क्या करना है? रिग्रेस ln ui हैट स्क्वायर ऑन ln xi, ठीक है। तो जब हम इसको रिग्रेस कर रहे हैं तो ln ui हैट स्क्वायर आ रहा है 29.25 माइनस 0.92 ln xi, एंड इन दिस केस में t वैल्यूज आ रही हैं 1.29 एंड माइनस 0.54, 1.29 एंड माइनस 0.54, ठीक है। तो अब आप देख लो कि इसमें जो t वैल्यू है, आप मॉड ही लेते हो हमेशा, इसमें जो t वैल्यू है टू टेल टेस्ट है which is this is t calculated which is 0.54, it is less than critical value 2 ही ले लेते हैं जनरली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, 5% लेवल में 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज t क्रिटिकल। तो इन दिस केस व्हाट इज योर नल क्या था? दैट दिस कोफिशिएंट, अब ये जो ln xi का कोफिशिएंट है इसको मैं बीटा 2 बोल रहा हूँ, जो भी आपको नाम देना है, इसको बीटा बोल देते हैं। बीटा इज इक्वल टू 0 एंड द अल्टरनेट कोफिशिएंट इज दैट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्योंकि t कैलकुलेटेड इज लेस देन t क्रिटिकल, तो इस केस में वी डोंट रिजेक्ट द नल। इन दिस केस वी डोंट, आप नल को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप इसी चीज को लेकर चल रहे हो, दैट बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा इज इक्वल टू 0 मतलब xi का कोई इम्पैक्ट नहीं है ui हैट स्क्वायर पे, मतलब देयर इज नो हेटेरोस्केडासिटी, देयर डजंट सीम टू बी heteroscedasticity in the data, there doesn't seem to be heteroscedasticity in the data, ठीक है। So this was the test proposed by Park, ठीक है। Now another similar test was proposed by Gletscher, hence the name is called as Gletscher test. So Gletscher said that after obtaining residuals ui hat from the OLS regression
from the OLS regression regress absolute values of UI hat on the x variable that is thought to be closely associated with sigma I square. So basically what he suggested is कि instead of taking UI hat square, तो आपके पार्क ने सजेस्ट किया था कि UI hat square लेना. ग्लेजर ने कहा है कि UI hat square ना लो, ठीक है. You regress absolute values of UI hat, और अगर multiple regression model है तो choose that variable that is thought to be closely associated with population variance. कि अगर आपका जैसे consumption is a function of income and wealth, तो अगर आपको लगता है कि wealth के साथ consumption स्टेबल ही रहता है, इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप रिग्रेशन रन करो, उसके बाद रेसिडुअल्स को, जो इसके रेसिडुअल्स आए उनको सिर्फ इनकम पे रिग्रेस करो, ठीक है. रेसिडुअल्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज को इनकम पे रिग्रेस करो, ठीक है. एंड देन यू सी, एंड देन वो बाकी प्रोसीजर तो सेम है, ठीक है. But he suggested you can take the following functional forms depending on your data. So Glaser suggested the following functional forms. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन योर डेटा, आपने तो इसमें थ्योरी याद रखनी है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है. डिपेंडिंग ऑन योर डेटा यू कैन टेक वेरियस फंक्शन फॉर्म. तो द फर्स्ट इज दैट आप UI हैट को सिर्फ β1 प्लस β2 xi प्लस vi. vi इसलिए लिख रहे हैं कि UI आपका ओरिजिनल रिग्रेशन के लिए है, तो ये न्यू रिग्रेशन के लिए सपोज हमने vi लिख दिया, ठीक है. तो आप ऐसा फॉर्म ले सकते हो. सेकेंड, यू कैन टेक इट टू बी β1 प्लस β2 रूट xi प्लस vi. तो अगेन दिस इज अ पोस्ट रिग्रेशन टेस्ट, कि आपने रिग्रेशन रन कर लिया, उसके बाद आप चेक कर रहे हो, ठीक है. थर्ड, ही सजेस्टेड दैट UI हैट कुड बी β1 प्लस β2 xi प्लस vi, ठीक है. फिर आप ऐसा भी कोई फॉर्म ले सकते हो दैट UI हैट इज इक्वल टू β1 प्लस β2 इंटू 1 बाय रूट xi प्लस vi. तो हर केस में आप क्या चेक करोगे, हाइपोथेसिस that β2 is equals to 0 and null alternative β2 is not equal to 0. तो β2 equal to 0 का मतलब कि x का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा आपके रेसिडुअल्स पे, तो देयर इज नो हेटेरोस्केडास्टिसिटी. लेकिन अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया है तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी इज प्रेजेंट, ठीक है. तो अगर हम प्रीवियस वाला रिग्रेशन लें, तो इन द regression of wages on labor productivity, so if you regress mod of UI hat on xi, ठीक है. अगर हमने उसको रिग्रेस किया तो mod of UI hat जो हमारा आंसर आया वो आया 5092.72 plus 0.002 xi. This is the regression equation which we have estimated, ठीक है. और इसमें t टेस्ट की वैल्यू आ रही है 1.15 इस कोफिशिएंट के लिए एंड 0.35 इस कोफिशिएंट के लिए. तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि 0.35 लेस देन 2 है, so we are not rejecting the null. So in this case also we are not rejecting the null. तो दोनों टेस्ट से आपका इस केस में जनरली सेम ही आता है, इसमें भी सेम आ रहा है. We are not rejecting the null, so there doesn't seem to be heteroscedasticity in the data. ठीक है. I hope this is clear. ओरिजिनल रिग्रेशन रन करने के बाद जो रेसिडुअल्स आ रहे हैं उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को आप x के डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स पे रिग्रेस कर रहे हो. अगर आपको मिल जाता है कि हाँ
सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है तो आप कहोगे हेटेरोस्केडास्टिसिटी है, बट अगर आप नल को रिजेक्ट कर रहे नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं है। ठीक है, तो अब तो ये हमने कर लिया कि डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द रेमिडियल मेजर्स, कि अगर आपको पता चल गया आपके डेटा में हेटेरोस्केडास्टिसिटी है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर द रेमिडियल मेजर्स। Remedial measures can be applied under two circumstances. First is when sigma I square is known, मतलब अब जब आपको population variance for each value of xi अगर पता है, suppose when sigma I square is known, then what we do is we apply a method of, जनरली ऐसा नहीं होता लेकिन सपोज हम थियोरेटिकली ले रहे हैं कि आपको पॉपुलेशन वेरिएंस आई का मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स के साथ चेंज हो रहा है, सबके लिए आपको पता है। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज अप्लाई द मेथड ऑफ वेटेड लीस्ट स्क्वायर, अप्लाई द मेथड ऑफ वेटेड लीस्ट स्क्वायर, जो काफी जगह हम इसको WS भी बोलते हैं, वेटेड लीस्ट स्क्वायर। तो व्हाट डज दिस मेथड से कि suppose your original regression model is yi is equals to beta 1 plus beta 2 xi plus ui. ठीक है, this is equation 1. ठीक है, if the heteroscedastic variance sigma I square are known, अगर आपको पता है वो population variance heteroscedastic है, वो पता है और वो उसकी वैल्यू आपको पता है, then divide इक्वेशन 1 बाय सिग्मा आई। ठीक है, इक्वेशन 1 को आपने सिग्मा आई से, सिग्मा स्क्वायर आई से नहीं, सिग्मा आई से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इन दिस केस नाउ द इक्वेशन 1 विल बिकम बाय आई बाय सिग्मा आई इज इक्वल टू बीटा 1 बाय सिग्मा आई प्लस बीटा 2 एक्स आई बाय सिग्मा आई प्लस यू आई बाय सिग्मा आई प्लस यू आई बाय सिग्मा आई। So this is your transformed population regression function, population regression equation। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ कि अगर आपने तो बेसिकली आपने हर y को सिग्मा से डिवाइड कर दिया, हर x को सिग्मा से डिवाइड कर दिया और फिर रिग्रेशन कर दिया। तो इन दिस केस जो एरर आ रहा है दैट इज यू आई बाई सिग्मा आई। तो द न्यू एरर टर्म इज यू आई बाई सिग्मा आई, एंड सपोज मैं इसको वी आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। Now let me calculate what is the variance of this error term. So variance of vi और expected value of vi square, मैंने आपको बताया था जैसे variance of ui is equal to e of ui square. Similarly इस error term का we are saying that it follows all the properties of classical linear regression. अगर ui follow करता है तो vi भी follow करता है। तो variance of vi is equal to e of vi square. It becomes e of, now what is vi? Vi is this, so this becomes ui square by sigma I square, ui square by sigma I square. So now since this is known and this is a constant, okay, it can be taken out. So it is 1 by sigma I square, multiplied by expected value of ui square, square. Now what is expected value of ui square? वो तो हमें बोला ही है ना कि हेटेरोस्केडास्टिक वेरिएंस है। ठीक है, हेटेरोस्केडास्टिक वेरिएंस है, दैट मीन e of ui square is sigma I square, तो इसमें क्या हो गया, तो दिस बिकम सिग्मा I square by sigma I square, it is equal to 1। तो अब ये कांस्टेंट हो गया, ये इसमें आई सबस्क्रिप्ट नहीं है ना, देयर इज नो आई सबस्क्रिप्ट। तो हमने क्या किया, जब ट्रांसफॉर्म मॉडल में आपने मॉडल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिग्मा आई से डिवाइड कर दिया हेटेरोस्केडास्टिक वेरिएंस में हर ऑब्जर्वेशन को, डिफरेंट मतलब हर ऑब्जर्वेशन की अलग, हर एक्स के लिए डिफरेंट वो होगी। तो जब आपके सिग्मा आई नोन है तो आपने उसको डिवाइड कर दिया, तब जब आप अपना मॉडल रन कर रहे हो तो उसमें जो एरर टर्म आ रहा है, उसका अगर आप वेरिएंस चेक करो या एक्सपेक्टेड वैल्यू यूआई स्क्वायर, तो वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि अब आपने तो variance of the transformed error term vi is now constant।
इज नाउ कांस्टेंट। तो बेसिकली अब हमने इसको होमोस्केडास्टिक बना दिया, हमने इसको होमोस्केडास्टिक बना दिया। ठीक है, हमने इसको होमोस्केडास्टिक बना दिया। बट जनरली आपका जो है पॉपुलेशन वाले जो वेरिएंसेस हैं वो नोन नहीं होते हैं। योर सिग्मा आई स्क्वायर आर जनरली नॉट नोन। तो सेकंड इज व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर आर अननोन, व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर आर अननोन। ठीक है, इन दिस केस so in this case the procedure is, in this case the procedure is plot the residuals, squared residuals ui hat square against xi, plot the residuals ui hat square against xi और मल्टीपल में उसके अगेंस्ट करोगे जो सबसे क्लोजली रिलेटेड आपको लग रहा है। प्लॉट द रेसिडुअल्स ui hat square against xi and observe the relation between them, बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि आपने रिग्रेशन रन कर लिया, उसके बाद आपने xi और ui hat square को प्लॉट किया। ठीक है, xi और ui hat square को प्लॉट किया एंड उसके बीच में पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बीच में आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया, पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि ui hat square और xi को सपोज प्लॉट करके कुछ ऐसा पैटर्न आ रहा है, मतलब हमें पता चल रहा है दैट ui hat square इज अ फंक्शन ऑफ xi। ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ xi, हमें पता चल रहा है एंड वी आर टेकिंग इट टू बी अ लीनियर फंक्शन। तो सपोज जो है अब यहाँ पर जो है सपोज हम इसको लीनियर फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ui hat square we are taking it to be, so it is some constant sigma square which is some constant multiplied by xi, some constant, so this is multiplied by xi। ठीक है, कि आपने देखा कि it is a function of xi, तो हम इसको लिख सकते हैं कि it is some constant। now this constant you will have to take sigma square which is your homoscedastic population variance, it is some constant multiplied by xi। ठीक है, सपोज ये फंक्शनल फॉर्म ऑब्जर्व हुई, तो अब ui hat स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट e of ui स्क्वायर, मैंने आपको बताया था दैट ui hat स्क्वायर इज अ प्रॉक्सी ऑफ ui स्क्वायर एंड इन दिस केस e of ui स्क्वायर भी ui hat स्क्वायर ही होगा बिकॉज देर आर ओनली, अगर e की वैल्यू है ui hat की तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी वही है। तो e of ui स्क्वायर इज सपोज सिग्मा स्क्वायर xi। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप आया, ये आपको क्वेश्चन, अभी जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें ये रिलेशनशिप आपको दे रखा है, आपको कहीं आइडेंटिफाई कुछ नहीं करना है। ठीक है, सपोज दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ui स्क्वायर एंड xi। ठीक है, नाउ इफ द ओरिजिनल रिग्रेशन मॉडल इज β1 plus β2 xi plus ui, so what you do is you divide by square root of xi। इस इक्वेशन को अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, बाई आई बाई एक्स आई इज इक्वल रूट एक्स आई, बीटा वन बाई रूट एक्स आई प्लस बीटा टू रूट एक्स आई प्लस यू आई बाई रूट एक्स आई ऐसा करने से क्या हुआ, अब आपका जो नया एरर टर्म है तो वी आई इज इक्वल टू यू आई बाई रूट एक्स आई, Now let us calculate its variance. So variance of pi I is equal to expected value of vi square. So it is equal to expected value of ui by root xi whole square. तो अब क्या हुआ, क्योंकि x आपका जो है फिक्स होता है तो आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो ये हो गया 1 by xi एंड यहाँ हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui स्क्वायर। और e of ui स्क्वायर अब कैसा रिलेशनशिप है, इट इज सिग्मा स्क्वायर xi, it is sigma square xi, so this becomes 1 by xi into sigma square xi, तो xi से कैंसिल हो गया तो you are left with sigma square। तो अगेन आपने क्या बना दिया, उसको होमोस्केडास्टिक बना दिया। ठीक है, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल देन इट विल बी मोर क्लियर कि अगर रिलेशनशिप ऐसा आ रहा है दैट e of ui
square is equals to sigma square xi square. E of ui square is equals to sigma square xi square. तो हिंट ये है कि जो ये फंक्शनल रिलेशनशिप आती है ना, उससे स्क्वायर रूट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपने मॉडल को। तो वहाँ पर xi आया था तो रूट xi से डिवाइड करा, तो यहाँ पर आपको डिवाइड द ओरिजिनल मॉडल xi स्क्वायर का रूट क्या होगा, xi डिवाइड द ओरिजिनल मॉडल बाय xi, डिवाइड द ओरिजिनल मॉडल बाय xi। तो ओरिजिनल मॉडल इज yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस ui। आपने इसको xi से डिवाइड किया तो yi बाय xi इज इक्वल टू बीटा 1 बाय xi प्लस बीटा 2 प्लस ui प्लस बीटा 2 प्लस ui बाय xi। ठीक है, so in this case expected value of ui conditional xi square, because नया error term is ui by xi, this is the new error term ui by xi। ठीक है, so this becomes expected value of ui square upon xi square। Since xi are fixed, they can be taken out, so it is 1 by xi square, expected value of ui square। Now what is expected value of ui square? Expected value of ui square is sigma square xi square, so it is 1 by xi square इंटू सिग्मा स्क्वायर xi स्क्वायर। तो ये कट गया, तो ये किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट, इट हैज बिकम होमोस्टैटिक। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो भी जनरली आएंगे उसमें आपको फंक्शनल रिलेशनशिप दे रखी होगी, आपको बस क्या करना है, एक्स के स्क्वायर रूट से अपने मॉडल को डिवाइड करके आपको बताना है कि जो न्यू एरर टर्म है उसकी वेरिएंस जो है होमोस्टैटिक हो गई। ठीक है, so this is clear, I hope। So this completes heteroscedasticity। We are left with just one violation, which is autocorrelation, that we are done with the theory। Okay।